हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन जो है क्लास 12th की जो आपकी हिंदी अनिवार्य है, ठीक है, इसका अपन ने जो है सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। और अपन ने जो है सेकंड चैप्टर जो है आपका आलोक धनवा, ठीक है, और उनकी कविता जो है आपकी पतंग नामक कविता के 2 काव्यांश अपन ने लास्ट वीडियो में जो है कंप्लीट किए थे, ठीक है। जिसने भी ये 2 काव्यांश यहाँ पर नहीं देखे हैं, लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो वीडियो जाकर देख सकता है चैनल पर, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नए जुड़े हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन जो है पतंग नामक कविता जो है इसको पूरी की पूरी आउट करने वाले हैं, खल्लास करने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में अपन जो है पतंग नामक कविता है इसको पूरा का पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। आज ही ये कविता है वो आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला यहाँ पर काव्यांश आपको दिख रहा है, तीसरा काव्यांश, ठीक है। यानी तीसरा काव्यांश है जिसको आपको पढ़ना है। तो ठीक है, अपनी जो किताब कॉपी या साथ में लेकर बैठे, यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ हैं इनको हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। तो देखिए, काव्यांश नंबर 3 है, जहाँ पर कवि जो है आपके आलोक धनवा, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने लिखा है, आपको साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, ठीक है। जो बच्चे हैं वो जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं, कपास लाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, ठीक है। आगे देखिए, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं अक्सर, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने इस तरह से अपने यहाँ पर विचार व्यक्त किए हैं। तो सिंपल कविता है और आज की इस वीडियो में अपन जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बार अपन ने जो है इसको अच्छे से पढ़ा, और अब देखिए इसका अपन अच्छे से क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, यानी अच्छे से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कवि है इसने काव्यांश 3 में बच्चों से इस काव्यांश को जोड़ा है। यानी बच्चों के साथ इस काव्यांश को क्या है, अच्छे से यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जन्म से ही, अर्थात जब वो जन्म लेते हैं, कौन जन्म लेते हैं, बच्चे लेते हैं, ठीक है। जन्म से ही वे, अर्थात वे किसके लिए आया है, बच्चों के लिए यहाँ पर कवि ने यूज किया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का मतलब यहाँ पर वो रुई नहीं है, ठीक है, रुई नहीं है, बल्कि यहाँ पर कवि ने कुछ अलग इशारा किया है। जन्म से ही वो अपने साथ क्या लाते हैं, कपास। कपास कैसी होती है, कपास होती है मुलायम। कैसी होती है, मुलायम। तो कवि ने यहाँ पर जो कपास जो शब्द है वो यूज़ किया है, देखिए किस लिए यूज़ किया है, उनके पैरों के लिए यूज़ किया है। यानी जो उनके पैर होते हैं वो कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, इसीलिए कवि ने यहाँ पर कपास जो शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया है, पैरों के लिए यूज़ किया है, ठीक है। कवि ने किसके लिए यूज़ किया है, पैरों के लिए यहाँ पर कपास शब्द जो है वो यूज़ किया है। तो देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कौन लाते हैं, बच्चे, जिनके पैर क्या होते हैं, जन्म जन्म जो लेते हैं बच्चे होते हैं, उनके पैर कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं, इसीलिए कवि ने यहाँ पर कपास जो शब्द है वो यूज़ किया है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जो उनके बेचैन पैर हैं, किस लिए बेचैन हैं, पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे। कविता का नाम क्या है, पतंग है। तो कविता का नाम पतंग है, तो बच्चे छतों पर पतंग उड़ा रहे हैं और इधर उधर जो है वो भाग रहे हैं, ठीक है। इधर उधर वो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो वो क्या है, बेचैन है। तो उनके पैर क्या हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। और जो पृथ्वी है, अर्थात जो धरती है, वो क्या है, एक अलग सा महसूस करती है उनके पैरों को क्या करके, स्पर्श करके। यानी उनके पैर कैसे हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम हैं। और जब वो पृथ्वी पर भागते हैं, यानी छतों पर भागते हैं, तो जो धरती है, धरती के लिए पृथ्वी शब्द यूज़ किया है। तो धरती है वो क्या है, उमंगित तो उठती है, ठीक है। ये आपको समझना है। आगे देखिए, इतना अगर आपको समझ में आया तो आगे देखिए, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बेसुध का मतलब है, अभी अभी बताया, खुद की जो है वो बिल्कुल परवाह ना करते हुए बेसुध दौड़ते हैं। किस लिए दौड़ रहे हैं, पतंग को पकड़ने के लिए, पतंग को उड़ाने के लिए वो छतों पर क्या है, दौड़ रहे हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी उनके पैर कैसे हैं, नरम हैं। नरम पैर होने की वजह से छतों को भी वो क्या बना रहे हैं, नरम बना रहे हैं, मुलायम बना रहे हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग क्या है, एक वाद्य यंत्र होता है ना, जैसे आपकी ढोलक होती है, इसी प्रकार से एक वाद्य यंत्र होता है मृदंग, ठीक है। मृदंग की तरह बजाते हुए जो दिशा होती हैं, सभी दिशा क्या है, मृदंग की तरह बजती हैं। जब वो बेसुध होकर छतों पर भागते हैं तो जो उनकी जो पैरों की आवाज़ होती है, ठीक है, वो मृदंग की भांति उनकी आवाज़ होती है। ऐसा कवि ने यहाँ पर बताया है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो देखिए,
यहाँ पर कवि ने जो है क्या शब्द यूज़ किया है, तो देखिए लचीला शब्द यूज़ किया है। यानी जो बच्चे होते हैं बचपन में वो बार बार क्या है, गिर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन उनको अक्सर चोट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि बचपन में जो उनका शरीर होता है वो लचीला होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, यानी उनकी जो शरीर है वो क्या होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो कवि क्या कह रहा है, डाल की तरह, जिस तरह डाल नीचे ऊपर हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है, इसी प्रकार कवि ने जो है इनके लिए, उनके जो पैर हैं इनके लिए लचीला शब्द यूज़ किया है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझना है। तो ये था आपका काव्यांश नंबर 3, जिसको आपने अच्छे से समझा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काव्यांश 3 जो है, इसमें जितने भी जो कठिन शब्दार्थ हैं इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए कठिन शब्दार्थ, तो सबसे पहले अपन ने कपास जो शब्द है ये पढ़ा। तो कपास शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा, है ना, कठिन शब्द है, इसका सरल शब्द क्या होगा। एक प्रसिद्ध पौधा होता है जिसके फल से क्या निकलती है, रुई निकलती है। तो कपास क्या है, एक पौधा होता है जिसके फल से क्या निकलती है, रुई निकलती है। ठीक है, ये आपको समझना है। बेचैन का मतलब है व्याकुल। तो बच्चे व्याकुल हो रहे हैं जब छत पर वे भागते हैं पतंग उड़ाते समय। ठीक है, वो बेकल हो रहे हैं। ठीक है, व्याकुल शब्द आपको याद रखना है। बेसुध का मतलब है अचेत या फिर बेहोश। बेसुध का मतलब तो आपको यही समझना है कि वो अपनी बिल्कुल परवाह ना करते हुए। ठीक है, आगे देखिए नरम। नरम का मतलब क्या होता है, मुलायम होता है, कोमल होता है, मृदुल होता है। तो उनके पैर कैसे हैं, नरम है, मृदुल की भांति हैं। ठीक है, आगे देखिए मृदंग। मृदंग अभी अभी मैंने बताया था क्या था, एक वाद्य यंत्र था। तो ढोलक की तरह एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, जिसको अपन तबला भी कह सकते हैं, तंबूरा भी कह सकते हैं। लचीला का मतलब है मुड़ने वाला। तो देखिए जिस तरह से डाल मुड़ रही है उसी तरह बच्चे के जो पैर होते हैं वो भी मुड़ जाते हैं जब वो गिर जाते हैं। तो ठीक है, लचीला। वेग का मतलब होता है गति या फिर संवेग, चाल, तेजी या रफ्तार। ठीक है, जब वो रफ्तार से भागते हैं छतों पर। अक्सर का मतलब होता है प्राय। तो ये आपके जो है कुछ एक कठिन शब्दार्थ थे जिनको आप अपनी जो बुक है इसमें भी नोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए आगे अब अपन जो है काव्यांश 3 की अच्छे से एक एक शब्द की अपन व्याख्या देखते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए व्याख्या, जो उपरोक्त पंक्तियां हैं, जो काव्यांश 3 की उपरोक्त पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने जो है बच्चों की तुलना कपास से करते हुए, यहाँ पर कपास से करते हुए, जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफ़ेद होती है, तो कवि ने बच्चों की तुलना किसके किसके साथ की है, तो कवि ने जो है बच्चों की तुलना कपास के साथ की है। ठीक है, किसके साथ की है, कपास के साथ की है। जिस तरह जो कपास है वो क्या होती है, मुलायम होती है, शुद्ध होती है और सफ़ेद होती है, उसी तरह बच्चों की तुलना कवि ने किससे कर दी, कपास से कर दी। ठीक है, आगे देखिए, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ क्या निर्मलता लाते हैं, कोमलता लेकर आते हैं। यानी जिस तरह से जो रुई होती है वो मुलायम होती है, शुद्ध होती है, सफ़ेद होती है, इसी प्रकार जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही निर्मल होते हैं, कोमल होते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। अर्थात जो बच्चों का मन है या भावनाएं भी स्वच्छ और कोमल एवं पवित्र होती हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों का शरीर ही शरीर कोमल हो। ठीक है, ये भी आपको समझना है। देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चों का शरीर ही शरीर कोमल हो, केवल शरीर कोमल हो, बल्कि उनकी मन जो होता है और जो भावनाएं होती हैं ये भी क्या होती हैं, स्वच्छ होती हैं, कोमल होती हैं एवं पवित्र होती हैं। ठीक है, ये भी कवि ने यहाँ पर बताया है। तो अच्छे से आपको एक एक चीज़ को समझना है धुआंधार तरीके से, अच्छे से। ठीक है, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सभी जो आपकी सब्जेक्ट हैं इनकी क्लास यहाँ पर डेली आपकी होती है। ठीक है, आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि जब बच्चे व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं। अर्थात जब पतंग टूट जाती है तो बच्चे व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो व्याकुलता के साथ जो है पतंग के पीछे भागते हैं। ठीक है, उसके पीछे पीछे भागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके आसपास आ रही हो। ठीक है, यानी जब बच्चे व्याकुलता के साथ जो है पतंग के पीछे पीछे भागते हैं तो जो पृथ्वी होती है यानी जो धरती होती है, तो ऐसा लगता है, कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो धरती है यानी जो पृथ्वी है वो उनके घूम घूम कर पीछे पीछे आ रही हो। ठीक है, कवि आगे कहते हैं कि बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उन्हें भागते हुए छत की कठोरता अर्थात कठोर जमीन का एहसास भी नहीं होता। तो देखिए कवि ने क्या कहा है, कवि ने कहा है जब बच्चे पतंग के पीछे भागते हैं पतंग को पकड़ने के लिए, तब जो कठोर छत होती है ना, जो छत पर जो पतंग उड़ा रहे हैं तो जो छत होती है वो कठोर होती है ना, तो उनको कठोर जमीन का एहसास भी नहीं होता जब वो भागते हैं। तो कवि ने ऐसा यहाँ पर कहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब बच्चे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं
तो उन्हें उस वक्त कठोर जमीन भी नरम ही महसूस होती है। ठीक है, उन्हें धरती का अर्थात जो कठोर जमीन है इसका भी एहसास नहीं होता, क्योंकि उनके पैर कैसे हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम है। ठीक है, उनका ध्यान किस पर है, तो उनका ध्यान पूरा का पूरा पतंग पर है, इसलिए उनको जो कठोर छत है उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। आगे देखिए, पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते हैं, भागते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़ों पर झूम झूम कर नाचता हो। तो देखिए कवि ने आगे क्या कहा है, कवि ने आगे यहाँ पर बताया है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए जो बच्चे होते हैं वो इतने उत्साहित होकर चारों दिशाओं में दौड़ते हैं। ठीक है, यानी जब पतंग उड़ाते हैं तो इधर उधर होना होता है। ठीक है, आपने भी पतंग उड़ाई होगी तो इधर उधर जो है चलना पड़ता है जब पतंग जो है अच्छे से उड़ती है। तो जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उत्साहित होकर पतंग उड़ाते हैं तो वो चारों दिशाओं में इस तरह दौड़ते हैं जैसे कोई ढोल या नगाड़ों पर क्या कर रहा हो, नाच रहा हो, झूम रहा हो। ठीक है, तो कवि ने यहाँ पर इस तरह से बताया है। तो दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे किसी पेड़ की लचीली डाल हो। ठीक है, तो लचीले उनका पैर होते हैं, शरीर होता है पूरा, तो वो जो पेड़ होता है उसकी पेड़ की लचीली जो डाल होती है, इसी प्रकार बच्चे जो है इधर उधर भागते हैं। क्योंकि जिस तरह पेड़ की डाल लचीली होने के कारण जोर जोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर सही सलामत आ जाती है, उसी प्रकार जो बच्चे हैं वो दौड़ते हैं। ठीक है, भागते हुए बच्चों का लचीला शरीर भी फुर्ती से इधर उधर भागते हुए, ठीक है, भी एक जगह से दूसरी जगह और फिर पुनः अपनी जगह यानी पहली वाली अवस्था में सुरक्षित आ जाता है। यानी कहने का मतलब कवि ने यहाँ पर इतना कहा है कि जो बच्चे हैं जब वो पतंग उड़ाते हैं तो वो क्या है, चारों दिशाओं में इधर उधर क्या करते हैं, भागते हैं। ठीक है, यानी जिस प्रकार जो पेड़ की डाल होती है अगर उसको खींचा जाए, ठीक है, यानी पेड़ की डाल है इसको नीचे से खींचा जाए और उसको छोड़ दिया जाए तो वापस वो अपनी उसी जगह पर आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर बच्चों के बारे में कवि ने कहा है कि जब बच्चे जो है पतंग उड़ाते हैं, इधर उधर भागते हैं पतंग उड़ाते समय, ठीक है, तो इधर उधर चारों दिशा में जाते हैं, लेकिन अंत में पुनः जो है वो अपनी पहली वाली जो अवस्था में जो थे उसी अवस्था में सुरक्षित आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका काव्यांश नंबर 3 था, जो आपको आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे स्किप करके देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए काव्यांश नंबर 4, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट काव्यांश है इस चैप्टर का। ठीक है, इस काव्यांश के बाद अपन जो है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटा सा काव्यांश है जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। देखिए काव्यांश नंबर 4, इसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए छतों के खतरनाक किनारों तक, जो छतों के खतरनाक जो छत यानी रूफ है ना, जो छत होती है इसके खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। ठीक है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी कौन सी कविता थी, पतंग कविता थी। ठीक है, तो देखिए आपको अच्छे से समझना है काव्यांश नंबर 4 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। आगे देखिए, तो छत होती है, ठीक है, जो छतें होती हैं छतों के किनारे होते हैं, तो उन किनारों को कवि ने क्या कहा है, खतरनाक कहा है। यानी बच्चे जो है छतों पर क्या उड़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं छतों पर क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, छतों पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो जो है कि कहीं बच्चे जो है किनारों से गिर ना जाए, इसके बारे में ये काव्यांश नंबर 4 लिखा गया है। ठीक है, जिसको आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर करना है। तो देखिए जो छतों के किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, और जब वो है गिरने से उनको कौन बचाता है, तो उनके रोमांचित जो शरीर है, अर्थात वो क्या है, उत्साहित हो रहे हैं पतंग उड़ाने के लिए। ठीक है, तो रोमांचित जो शरीर है उसमें जो संगीत है और जो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां हैं, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ पर होता है, पतंग की ऊंचाई पर होता है, पतंग पर उनका ध्यान होता है, उसी के सहारे वो जो है टिके रहते हैं छतों पर। ठीक है, वो किनारों से गिरने से बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान किस पर है, पतंग पर है, इसीलिए वे सोचते हैं कि हम भी जो है पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। ठीक है, अपने रंध्रों के सहारे। आगे कवि कहते हैं अगर वे कभी गिरते हैं छतों के किनारों से, है ना, जो छतों के खतरनाक किनारे हैं,
और अगर वो कभी गिर जाते हैं जो छतों के खतरनाक किनारों से, तो देखिए एक तो उनका शरीर क्या होता है, लचीला होता है, और अगर जो है वो इस कारण वो बच जाते हैं, अगर वो बच गए छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वो गिर गए और बच गए तो वे और निडर हो जाते हैं, ठीक है, और निडर हो जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं, ठीक है, सुनहले जो सूरज होता है इसके सामने आ जाते हैं, और जो पृथ्वी होती है अर्थात जो धरती होती है वो और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो ये आपका जो है काव्यांश नंबर 4 था, जिसका मैंने आपको एक आइडिया यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर देखिए कितने कठिन शब्द हैं जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से कठिन शब्द हैं। तो खतरनाक का मतलब होता है संकटमय, संकटमय यानी खतरनाक किसके लिए यूज़ किया गया है, किनारों के लिए यूज़ किया गया है, या फिर जोखिम भरा, या फिर जोखिम वाला, ठीक है। रोमांचित, रोमांचित का मतलब होता है जिसे रोमांच हो आया हो, पुलकित बोल सकते हैं। थाम का मतलब है विराम, अर्थात रोक लेता है, अवरुद्ध कर लेता है, पकड़ लेता है। महज का मतलब होता है केवल, ठीक है, महज का आपको एक ही याद रखना है, केवल या फिर सिर्फ या फिर मात्र। रंध्र का मतलब होता है सुराख या फिर छेद। निडर का मतलब होता है भय या फिर हीन, ठीक है। आगे देखिए सुनहले, सुनहले का मतलब होता है स्वर्णिम, जो आपका चमकने वाला हो, या फिर सोने के रंग का, सोने का सा, ठीक है, या फिर पीला। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है काव्यांश नंबर 4 की अच्छी से व्याख्या समझनी है। देखिए पूरा फोकस यहाँ पर रखना है, एक एक जो है जिसका आपको एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है। तो देखिए उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते हैं। जो बच्चे हैं वो किसके पीछे दौड़ते हैं, पतंग के पीछे दौड़ते हैं। भागते ऊंचे छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच जाते हैं, है ना। जो भागते हुए बच्चे जो होते हैं जब पतंग उड़ाते हैं तो जो छतों के खतरनाक किनारे हैं, जोखिम भरे जो किनारे हैं उन तक वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, यानी जब वो छतों से क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो कवि ने कहा है वो गिर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पतंग उड़ाते समय उनके जो रोमांचित शरीर है, ठीक है, रोमांचित शरीर का जो लचीलापन है उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है, ठीक है। यानी जो उनका रोमांचित शरीर है, यानी जो उनका उल्लासित मन है और जो लचीला शरीर है वो उनको छतों से गिराने से बचा लेता है, ठीक है। किसी की भी धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों तक बच्चे पतंगों की डोर अपने हाथों में थाम कर पतंग उड़ाते हैं। यानी बहुत ऊंचाई पर बच्चे क्या उड़ाते हैं, पतंगें उड़ाते हैं, कवि ने ऐसा कहा है। आगे देखिए, और बच्चे सिर्फ एक धागे के सहारे उस पतंग को और अपने आप को संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। जब बच्चे होते हैं वो सिर्फ एक धागे के सहारे, यानी जो धागा होता है जिसको अपन माजा भी कहते हैं, धागे के सहारे उस पतंग को और जो अपने आप को संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात बच्चे अपने आप को भी उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं, ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है, कवि ने क्या कहा है कि जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं छतों पर, ठीक है, तो पतंग उड़ाते हुए बच्चों को देखकर कवि को कैसा लगता है कि जैसे पतंग के साथ साथ बच्चे भी खुद भी उड़ रहे हों, क्योंकि पतंगों पर उसका यानी जो बच्चे हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान पतंग पर है। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। आगे कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए कभी कभी, यानी जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ाते उड़ाते कभी कभी बच्चे जो हैं वो छतों के भयानक किनारों से नीचे भी गिर जाते हैं। कवि ने कहा है जो पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे जो है अकस्मात जो है अचानक जो है छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर जाते हैं, और लचीले शरीर के कारण, यानी लचीला शरीर होता है इस कारण वो ज़्यादा चोट न लगने, यानी उनको ज़्यादा चोट नहीं लगती है, इस कारण वो क्या है बच जाते हैं, क्योंकि बच्चों का शरीर कैसा होता है, लचीला होता है, ठीक है। इस तरह बच जाने से वे और भी ज़्यादा भयहीन हो जाते हैं, यानी उनको बिल्कुल भी डर नहीं रहता है, अर्थात उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो गिर गए और वो बच गए हैं, ठीक है। इस कारण उनको क्या है आत्मविश्वास आ जाता है, ठीक है, उनको ज़्यादा चोट नहीं लगती है, वो और भी निडर हो जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर से गिरने का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और वो अत्यधिक उत्साह, साहस और निडरता के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं, ठीक है। यानी वो बच गए हैं इस कारण पतंग उड़ाने लग रहे हैं, ठीक है जी। देखिए आगे, उनका यह दोगुना जोश देखकर फिर तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूमती हुई आ रही हो, ठीक है। तो ये आपका जो है काव्यांश नंबर 4 था।
तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी पतंग नामक कविता है वो आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, अपन ने जो है आत्मपरिचय और पतंग ये दोनों कविता जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, जिसने भी आत्मपरिचय नामक कविता की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर इन सभी को देख सकता है। ठीक है, तो आज आपको एक क्वेश्चन भी है जिसका आपको जवाब देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है। पतंग नामक कविता, ठीक है, पतंग नामक जो कविता है आपकी, इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।